कोरोना के कारण सिर्फ हमारी सांसों की ऑक्सीजन ही कम नहीं हो रही, बल्कि हमारी संवेदना की सांसें भी उखड़ रही हैं। मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। जब अस्पताल में हो छेड़छाड़ तो मानिए कि संवेदना की सांसें उखड़ गई। मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। जब इलाज के नाम पर मचे लूट तो मानिए कि करुणा की ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब गंगा में बहने लगे अनजान लाशें तो मानिए कि हमारी आत्मा मर गई। अभी बाहर कुछ नहीं तो 40 गो अभी पड़ा है। संक्रमित लाशें हैं वो कम से 100-150 लाशें हैं वो। भयभीत सब लोग है, संक्रमित होने का संभावना है। तो बचाइए संवेदना की सांसों को। गाँव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। इंसानियत के वेंटिलेटर को, करुणा की ऑक्सीजन को तभी जीत पाएंगे कोरोना से जंग। कोरोना पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाने वाला है। अगर बीमार पड़ गए तो इलाज के लिए समस्या है। इलाज के लिए अस्पताल में गए तो ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन और वेंटिलेटर तक की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुश्किलों का अंत नहीं है। अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो मौत के बाद की भयानक तस्वीर पेश करती है। ये तस्वीरें हम जानबूझकर धुंधली या ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बलिया में गंगा नदी में मिले 10 से ज्यादा शवों की है। जिला प्रशासन ने इन शवों को नदी से निकालकर जमीन में दफन कर दिया। इसी तरीके से अंतिम संस्कार इनका किया गया। इनमें से किसी भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, तो लावारिस मानकर प्रशासन ने अपनी भूमिका निभा ली है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि कोई आदमी मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार तक भी ठीक से ना हो सके। किसी की मौत के बाद उसकी इस दुनिया से विदाई सबसे बड़ा अंतिम सम्मान होता है। वो शख्स अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उसे न 4 कंधे मिले, न वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो, और न ही कोई सम्मान मिला। कुछ तंत्र की लापरवाही है, कुछ अंतिम संस्कार के लिए शमशान में उमड़ा हुजूम, तो कुछ लोगों का कोरोना से डर। ये सब कारण है जिससे गाजीपुर बलिया से लेकर बक्सर तक जगह जगह गंगा में लावारिस लाशों के किनारे लगने की खबरें बीते 2 दिनों से लगातार आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? हम आपको ये दिल दहला देने वाली स्टोरी विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले कुछ सवालों पर जरा गौर कीजिए। जिनकी लावारिस लाशें मिल रही हैं, क्या वो लोग किसी अस्पताल में भर्ती थे और वहां उनकी मौत के बाद अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को यूं ही गंगा में छोड़ दिया? क्या शमशानों में जगह नहीं मिलने से परिजनों ने ही गंगा में इन शवों को प्रवाहित कर दिया? क्या बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार के कारण लकड़ियों की कमी हो गई है और इस कारण लोग शवों को नदियों में बहाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से अंतिम संस्कार का इंतजाम ठीक से नहीं कराया जा रहा? यह सवाल हमारी संवेदना को झकझोरता है। वो मरे हुए लोग हम सब से पूछ रहे होंगे कि क्या वो अंतिम सम्मान के भी हकदार नहीं थे? इसी बात पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम, वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे राजनीतिक बयानों और विवादों से आगे जाकर हम आपको गाजीपुर से बक्सर के बीच लिए चलते हैं, जहां गंगा की लहरों पर आज लावारिस लाशें तैर रही हैं और मोक्ष की कामना से ज्यादा रोगों का डर सता रहा है।
को जिंदगी देने वाली माँ गंगा के आंचल में तैरते बेजान जिस्मों को हम दिखा नहीं सकते। कहने को ये लाशें हैं हमारे आप जैसे लोगों की, लेकिन लावारिस सी नदी में बहती गईं और इनका इस तरह बहना और फिर पानी पर उतरा जाना बता रहा है मानो ये हमारी मरी हुई संवेदना की भी लाश है। बहुत बहुत डर है। हाँ, यह बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर के मीडियम श्रेणी के लोग भी कोई यहाँ ठिकाना नहीं। संक्रमित लाशें बस 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। बिहार के बक्सर में गंगा किनारे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 40 लाशें आकर लग गईं। गांव वालों ने देखा तो उन्हें कोरोना की भयंकर बीमारी का डर लगा और प्रशासन ने देखा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का डर, इसीलिए पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया। आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है चूँकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही हैं। बात निकली तो दूर तलक चली गई, दूर यानी बिहार की राजधानी पटना तक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी इन अनजान लाशों पर सवाल पूछा गया। उन्होंने जांच के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी। ये घटना बहुत ही दुखद है। अब ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। अब बक्सर से गंगा के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ जाइए। बक्सर से करीब 22 किलोमीटर दूर गाजीपुर का गांव गहमर, गंगा नदी के बिल्कुल किनारे। गहमर इलाके में गंगा किनारों पर एक के बाद एक शव मिलने शुरू हुए। गहमर के नरवा गंगा घाट, सोजवा गंगा घाट और बुलाकीदास बाबा की मठिया घाट के पास तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक शव किनारे पर मिले हैं। ज्यादातर शव 2-4 दिन पहले के ही हैं। गंगा घाटों पर किनारों पर शव लगे होने के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दुर्गंध से लोगों में भी संक्रमण फैलने का अंदेशा और भी बढ़ गया है। प्रशासनिक अमला कान में तेल डाल के बैठा। अभी तो जीना मुहाल हुआ, अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। अब सवाल है कि ये लाशें कहां से आई हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि इतनी लाशों के इस कदर गंगा में आने से क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ नहीं जाएगा। गंगा में कुछ लाशें मिल रही है जो कि हो सकता है कोरोना संक्रमित हो, तो वो एक सोर्स हो सकता है कि जिससे कोरोना फैले। पर्टिकुलरली जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं या गंगा का पानी यूज कर सकते हैं। अदालतों ने सरकारों को शुतुरमुर्ग कहा है, लेकिन प्रशासन का हर हिस्सा लगता है कि कोरोना के इस संकट से निपटने की जगह शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपा लेता है। चाहे बक्सर का जिला प्रशासन हो या गाजीपुर का, दोनों के हाव भाव यही बता रहे हैं कि कोरोना के इस जीते जागते और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट का कोई समाधान ढूंढने की जगह दोनों इलाकों के प्रशासन ने गंगा की रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर छिपा लिया है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है वो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन न तो लोग मान रहे हैं और न ही प्रशासन लोगों को रोक पा रहा है। दूसरी तरफ लाशों पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। शमशान हो या अस्पताल हो, 21वीं सदी के हिंदुस्तान ने महामारी की ऐसी त्रासदी न सोची थी न देखी थी। ऐसी वैश्विक महामारी की मार आज पड़ी है कि इंसान खुद को सबसे ज्यादा लचर और असहाय पा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। घंटों तक वो पीपीई किट्स पहनकर लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। साथ में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मारे लोगों को बचाने में जी जान से जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मानवता को शर्मसार भी करती हैं। बिहार के भागलपुर के एक अस्पताल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक महिला अपने पति का इलाज करवा रही थी। उसके पति बुरी तरीके से बीमार थे। अस्पताल ने इलाज में जो लापरवाही बरती सो बरती। हद तो तब हो गई जब एक वार्ड बॉय ने
महिला का दुपट्टा खींचा और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला का कहना है कि वो उस समय इस डर के मारे खामोश रह गई कि शिकायत का खामियाजा कहीं उसके पति जो कि बीमार हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनको ना भुगतना पड़े। संकट का दौर हमें संवेदनशील बनाता है, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने का हौसला देता है ताकि ये बुरा दौर जितनी जल्द खत्म हो जाए उतना अच्छा। लेकिन इस कोरोना काल में अस्पतालों के बीच ही गिद्ध मंडरा रहे हैं। पटना अस्पताल कांड की महिला ने जो आरोप लगाया है वो बताता है कि चीरहरण की कोशिश उस महिला की नहीं हुई, बल्कि हमारी सभ्यता की, हमारी संवेदना की हुई है। आप उस महिला की जुबानी ही पूरी दास्तान को सुनिए। एक कंपाउंडर था वहाँ पे, कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। अब हम आपको इस महिला की त्रासदी बताते हैं। जिस महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वो दरअसल नोएडा में रहती है। अपने पति के साथ वो भागलपुर गई थी, जहां उसके पति और उसकी मां को कोरोना हो गया। भागलपुर में सेहत नहीं सुधरी तो वो लोग पटना आ गए। महिला का आरोप है कि आईसीयू में उसके साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। महिला का कहना है कि वो बावजूद इसके चुप रही तो इसीलिए कि कहीं हॉस्पिटल स्टाफ उनके पति के साथ लापरवाही न बरते, उनके पति की जान न ले ले। इन सब के बावजूद उसके पति की जान नहीं बच पाई। महिला का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और ऑक्सीजन की किल्लत के कारण उसके पति की जान चली गई। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। इस महिला की ये पूरी बातचीत आप सुनते हैं तो वाकई में आपका दिल पसीज जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर इतना गंभीर इल्ज़ाम लगाने वाली इस महिला ने न जाने क्या 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 झेला होगा। ये मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है। हम भले एक अस्पताल की बात कर रहे हैं जिस महिला ने अपना पति खो दिया, जिस महिला का आरोप है कि उसके साथ उसके पति के सामने ही छेड़छाड़ हुई और वो लाचार होकर खामोश रही ताकि अपने पति की जान बचा सके। उस महिला ने अस्पताल की दूसरी लापरवाही और संवेदनहीनता को खोल कर रख दिया है। उसने ये बताया कि कैसे अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग शख्स ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर दम खो देता है। रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं
केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब, आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। एबीपी न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि आपको कहानी के दोनों पक्ष दिखाए जाएं। इस महिला ने एक वार्ड बॉय पर गंभीर और संगीन इल्ज़ाम लगाए, इसीलिए हमने उस वार्ड बॉय को खोजा। अब आपको उस वार्ड बॉय की सफाई सुनवाते हैं जिस पर आईसीयू के भीतर छेड़छाड़ का आरोप इस महिला ने लगाया है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर हम गलत होते तो साबित करें, गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इसी तरीके से पीड़ित महिला के आरोप पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने महिला के पति को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। दूसरी तरफ महिला के पति के बहनोई भी अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट ही नजर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पटना की ये घटना अस्पतालों के बुरे हाल और प्रशासन की नाकामियों की एक झलक जरूर दिखाती है। सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई अस्पताल हैं जहां लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है और बहुत बड़ी वजह है कि कई लोगों की जान इस वजह से भी जा रही है। बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। पानी का ऐसे बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई। करा लीजिए जांच, आरोप ही तो हैं। हो सकता है जांच में महिला के आरोप गलत निकले, हो सकता है कि जो वो कह रही हो उसका कोई सबूत आपको ना मिले, हो सकता है कि ये जांच आपकी बनाई अंतहीन व्यवस्था में खो जाए। लेकिन एक बात सच्ची है और वो ये कि इस महिला ने अपने पति को खोया है। आपके खोखले सिस्टम के छेदों से लोगों का दर्द अब बाहर आने लगा है। मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। मंत्री जी, गया आपके ही बिहार का हिस्सा है ना, यहाँ भी नर्सिंग होम वालों ने मरीज को इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि उसके पास एडवांस में जमा करने के लिए पैसा नहीं था। अभी आप रोड पे क्यों हैं? निकाल दिया है। किस कारण से? मंत्री जी, दरभंगा भी आपके बिहार में है। यहाँ वार्ड बॉय को मृतक के परिजनों ने पैसा नहीं दिया तो शव सड़क पर फेंक कर चला गया। आप कहते हैं कि सारी व्यवस्था चौक चौबंद है, तो फिर चंपारण के बगहा के इस अस्पताल में कोई डॉक्टर और टेक्नीशियन क्यों नहीं है? ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। कई मरीज मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सब ठीक लगता है, तो गलती उनकी है जिन्होंने आपको चुना है। चलते चलते इस तस्वीर पर भी जरा गौर फरमा लीजिएगा। यही है आपकी वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्था की असली तस्वीर। सहरसा के इस अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक झाड़ फूक कर रहे हैं।
ये तो होना ही था। जब व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठता है तो यही होता है। अब पीटते रहिए सुशासन का ढिंढोरा और जनता देखेगी आपदा काल में व्यवस्था का चीरहरण।